हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की इस वीडियो में हम फिज़िक्स के जो मैंने आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उसके सॉल्यूशन का ये क्लास सेकेंड है। ठीक, पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को पहला क्वेश्चन कराया था जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, सेकेंड सेमेस्टर की फ़िज़िक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जा कर के वो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2, 7, 11 और 12 ये सारे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा, मैं आप लोगों को एक बार क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, हीट क्या होता है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 में क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ठीक, 7 इसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। 11 क्या है, 11 में भी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पूछा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 12 भी है, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनेमिक्स। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हुआ है, यो यूनिट 1 का है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल से प्लेलिस्ट के थ्रू आप दे सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को टेम्परेचर बताती हूँ, तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। सबसे पहले क्या लिखेंगे, टेम्परेचर। ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो मैंने कहा था ना आप लोगों से कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रही हूँ, फिर इसके सॉल्यूशंस भी दूंगी। तो टेम्परेचर क्या होता है, जैसे कि हम लोग नापते हैं, जैसे कोई भी चीज़ गर्म होती है, ठंडी होती है, तो वो कैसे हमें पता चलता है, वो टेम्परेचर के थ्रू ही हमें पता चलता है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग, पहले लिख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी। एक एक पार्ट में आप लोगों को हिंदी में पूरा अच्छे से समझाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो लिखेंगे, टू सिस्टम आर सेड टू बी थर्मल इक्विलिब्रियम with each other if they have the same temperature, thus the, आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और मेरे साथ लिखते हुए चलिए, फिर मैं आप लोगों को समझाती हूँ। thus the temperature is a property which determines whether the two systems will be in thermal equilibrium। देखिए, इसमें क्या कह रहा है, टू सिस्टम आर सेड टू बी थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जो सिस्टम होता है उसका जो टेम्परेचर होता है हर एक पार्ट का वो इक्वल होता है सराउंडिंग के टेम्परेचर। मान लो कि ये कोई सिस्टम है, तो इसके अंदर का जितना भी टेम्परेचर होगा और बाहर का जितना टेम्परेचर होगा, अगर इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल है तो वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम कहलाएगा। तो वही चीज़ कह रहा है कि अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं एक दूसरे के, इफ़ दे हैव द सेम टेम्परेचर, मतलब उनका टेम्परेचर सेम है, दस द टेम्परेचर इज़ अ प्रॉपर्टी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर एक प्रॉपर्टी है जो कि डिटरमाइन करती है कब दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा। यह तो हम ये कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है एक थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी है किसी भी सिस्टम की, जो कि हमें ये बताती है कि कौन सा सिस्टम हमें थर्मोडायनेमिकली है कि नहीं है। तो एक पॉइंट इसमें और लिख लीजिएगा टेम्परेचर में, तो लिखेंगे टेम्परेचर। मैं जितना लिखा रही हूँ आप लोग उतना एग्ज़ाम में लिख देंगे तो आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक, तो टेम्परेचर इज़ अ
thermodynamic property of system such that any two system having the same temperature must be in thermal equilibrium, कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, must be in thermal equilibrium। एक बार मैं आप लोगों को फिर से समझा देती हूँ। टेम्परेचर, आप लोग टेम्परेचर को तो मतलब समझते ही होंगे कि कैसा, कौन सा चीज़ गर्म है कि ठंडा है, तो वो टेम्परेचर के अंदर आता है। तो टेम्परेचर जो थर्मोडायनेमिक्स में जो टेम्परेचर का डिफिनीशन है वो कह रहा है कि अगर दो सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब जो कि सिस्टम का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर इक्वल होगा, एक दूसरे का सेम टेम्परेचर होगा। दस द टेम्परेचर इज़ अ प्रॉपर्टी विच डिटरमाइन, तो टेम्परेचर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई भी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। इसमें दूसरा पॉइंट है कि टेम्परेचर एक थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी है किसी भी सिस्टम की, जिससे ये प्रूव होता है कि दो सिस्टम हैविंग द सेम टेम्परेचर, कि दोनों सिस्टम का सेम टेम्परेचर है कि नहीं है, कि और वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर कह सकती हो या टेम्परेचर। अब देख लेते हैं जो हमारा है उसमें हीट भी पूछा गया था, तो हेडिंग डालिए आप लोग हीट। हेडिंग क्या डालेंगे? हीट। अब हीट के बारे में समझते हैं। हीट का मतलब ही होता है एक तरह की एनर्जी या गर्म चीज़, कोई भी गर्म चीज़ है, जैसे चाय होती है, हम लोग उसको छूते हैं तो वो गर्म लगती है, तो हमें पता चलता है ना कि वो हाँ गर्म है, तो इसमें से हीट निकल रही है, तो ये हीट हो गया। तो हीट एक तरह की एनर्जी है जो कि एक बॉडी से अनदर बॉडी ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जो चाय वाला कप आता है उसमें हम चाय भर करके रख देते हैं, अरे अच्छा चलो एक थर्मस ले लेते हैं जो कि इंसुलेटेड होता है, इसमें अंदर हम चाय भर के रख देते हैं, तो क्या होता है कि कुछ ना कुछ एनर्जी उससे निकलती रहती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स के थ्रू कुछ ना कुछ एनर्जी निकलती रहती है। तो हीट में हम लोग लिखेंगे हीट इज द फॉर्म ऑफ energy which is transferred from one body to another body due to temperature difference। कह रहा है टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से जो हीट होती है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो कि एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। मान लो कि अंदर का टेम्परेचर जो है हमारा गर्म है, बाहर का ठंडा है, तो हीट कैसे ट्रांसफ़र होगी? इनर से आउटर की तरफ, मतलब गर्म से ठंडे की तरफ। तो यही प्रोसेस होता है हीट में। ठीक, तो एक पॉइंट और लिखेंगे इसमें। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि जो हीट है उसको एक एनर्जी के रूप में डिफाइन करेंगे जिसमें सिर्फ क्या होता है, एनर्जी का ही ट्रांसफ़र होता है, कोई भी उसमें मास नहीं निकल के जाता है, सिर्फ एनर्जी निकल के जाती है। ठीक, तो लिखेंगे इसमें हीट इज डिफाइंड एज द एनर्जी transferred without transfer of mass, without transfer ऑफ मास। कह रहा है कि कोई उसमें मास का ट्रांसफ़र नहीं होता, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है अक्रॉस द बाउंड्री, बाउंड्री के अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम कह सकते हो कि किसी भी सिस्टम से क्या होता है कि सिर्फ हीट का ट्रांसफ़र होता है एनर्जी के फॉर्म में, मास कोई भी, मतलब कोई भी ये नहीं है कि सामान उसमें अंदर रखा था तो वो भी ट्रांसफ़र हो जाए, नहीं, वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो लिखेंगे ड्यू टू
टेम्परेचर डिफरेंस between the system and surrounding, between the system and सराउंडिंग, अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर। तो ये रहा हमारा टेम्परेचर और हीट। फिर उसके बाद क्या हम लोग देखेंगे, थर्मोडायनेमिक्स होते क्या है, फिर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के देखेंगे, फिर इंटरनल एनर्जी। मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन के आंसर करा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2, 7, 11, 12 अगर आपने क्वेश्चन वाली सीरीज़ नहीं देखी है तो उससे जाकर के देख लीजिएगा। बाकी तो मैंने अभी आप लोगों को क्वेश्चन दिखाया है। अब उसका आंसर है कि टेम्परेचर मैंने आप लोगों को बता दिए, तो जिसमें शॉर्ट नोट टेम्परेचर में पूछा जाएगा तो आप लोग टेम्परेचर लिख दीजिएगा। हीट के बारे में पूछा जाता है शॉर्ट नोट में, तो हीट के बारे में लिख दीजिएगा। अब हेडिंग डालिए आप लोग थर्मोडायनेमिक्स आखिरकार होता क्या है, तो हेडिंग डालेंगे थर्मोडायनेमिक्स। तो हेडिंग क्या होगी हमारी, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पूछा गया है ना। थर्मो का मतलब ही समझ में आ रहा है ना, थर्मो का मतलब ही हीट होता है और डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, मोशन होता है। तो ये साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें एनर्जी का कन्वर्जन होता है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में, जिसमें हीट इन्वॉल्व होती है, उसी को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो इसको देखिए, ध्यान से लिखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे थर्मो means heat and dynamic means मूवमेंट, या कह सकते हो आप लोग मोशन। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है मूवमेंट या मोशन। तो एक पॉइंट और लिखेंगे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स dealing with conversion of energy from one form to another form, especially involving हीट। इसमें कह रहा है कि थर्मो का मतलब ही हीट होता है, इसीलिए हीट का इन्वॉल्वमेंट में ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें सिर्फ कन्वर्जन्स होता है एनर्जी का एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में। तो ये रहा हमारा थर्मोडायनेमिक्स। अब इसके बाद हेडिंग डालिए, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी हमारी जीरोथ, या ऐसे भी लिख सकते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, देखते हैं इसमें। देखिए, जीरोथ लॉ सबसे आसानी तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर कोई ए कंपाउंड है जो कि सी कंपाउंड के इक्वल है और बी कंपाउंड है जो कि ये भी सी कंपाउंड के इक्वल है, तो क्या ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से होता है कि जो ए कंपाउंड है वो बी के इक्वल होगा। यही होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कह सकते हो कि अगर दो सिस्टम है, ए सिस्टम है और बी सिस्टम है, किसी तीसरे सिस्टम के इक्वल है। अगर दो सिस्टम, ए सिस्टम और बी सिस्टम, किसी तीसरे सिस्टम जो किसी सिस्टम के इक्वल होगा, तो जो पहला सिस्टम होगा और जो दूसरा सिस्टम होगा वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसमें लिखेंगे हम लोग, इट स्टेट्स दैट इफ टू सिस्टम्स ए एंड बी, वही जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, बस मैं आप लोगों को वही लिखवा रही हूँ कि अगर दो सिस्टम है, कोई ए सिस्टम और बी सिस्टम है, ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब सिस्टम का जो टेम्परेचर होगा और सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा वो दोनों इक्वल होंगे। तो लिखेंगे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अ थर्ड सिस्टम। अगर दो सिस्टम थर्ड सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, देन थर्ड इक्विलिब्रियम सी कोई मान लो, देन क्या होगा, देन ए एंड बी
मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, वो भी आपस में इक्वल हो गए। तो ये रहा हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर ये शॉर्ट में आता है तो इसको इतना ही लिख देंगे, तब भी आप लोगों को पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि अगर दो सिस्टम ए और बी को सेपरेट किया जाएगा एडियाबेटिक वॉल से, तो इससे ये मैटर नहीं करता। एडियाबेटिक वॉल से मतलब उसमें कोई भी हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो ये डज अलाउ नहीं करता है। मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रही हूँ बता दे रही हूँ कि अगर मान लो कि एक सिस्टम ये है और एक सिस्टम ये है, इन दोनों को एक वॉल से सेपरेट किया जाएगा। ये वॉल कैसी है? एडियाबैटिक वॉल है। एडियाबैटिक वॉल है मतलब इसमें हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, मतलब नो हीट ट्रांसफ़र। तो क्या होगा कि दोनों सिस्टम होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए और एडियाबेटिक वॉल से सेपरेट होना चाहिए, तब भी क्या होगा कि ए सिस्टम जो होगा बी सिस्टम के इक्वल होगा। ठीक, तो आप लोगों को जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या बचा इसमें? इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, मतलब उसकी जो आंतरिक ऊर्जा है, जो हमारा इंटरनल होता है, अंदर की आंतरिक ऊर्जा क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग होगी इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। डालिए आप लोग, तो हेडिंग डालिए आप लोग इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, मतलब किसी भी सिस्टम की कितनी आंतरिक ऊर्जा होगी। तो इसमें लिखेंगे आप लोग द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कितनी क्षमता होगी काम करने की इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, कि बाहरी कोई एनर्जी ना हो पाए ऑफ अ सिस्टम, कोई भी सिस्टम में इनहेरेंट इन द सिस्टम, मतलब जितनी भी एनर्जी होगी सिस्टम की अंदर की एनर्जी होनी चाहिए, बाहर की एनर्जी नहीं होनी चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिंपल भाषा में मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर कितनी भी एनर्जी है। मैंने खाना खाया, तो अब वो खाना पूरे दिन में कितना काम कर सकेगा बिना कोई फिर बाद में खाना खाए। दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खाना है, तो उस खाने से आप लोगों को पूरा दिन काम करना है। तो वही जो इंटरनल एनर्जी होगी हमारी बॉडी की, वही काम करते चलेगी, फिर हम बाद में उसको फ्यूल नहीं दे रहे हैं, मतलब खाना नहीं दे रहे हैं, तो वही एनर्जी जो होगी बॉडी की, वही कहलाती है इंटरनल एनर्जी। इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे कि एवरी सब्सटेंस इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। इसमें कह रहा है कि कोई भी सब्सटेंस है, किसी भी तरह का सिस्टम है, एक ह्यूमन बॉडी ही समझ लो, तो उसमें कुछ ना कुछ लिमिट में होती है एनर्जी। अब एक टाइम के बाद क्या होती है कि एनर्जी खत्म होने लगती है, हम लोग वीक फील करने लगते हैं, हम लोग 3 बार खाना खाते हैं, इसीलिए एक टाइम ऐसा होगा कि सिर्फ एक ही बार हम लोग खाना खाएंगे और पूरा दिन करते जाएंगे, फिर ना ऐसा टाइम आएगा कि वो एनर्जी खत्म होने लगेगी। तो वही चीज़ कह रहा है कि हर एक सब्सटेंस की एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है इनहेरेंट इन द सब्सटेंस, जो कि सब्सटेंस के अंदर होती है। तो ये रहा मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। अगली की वीडियो में मैं आप लोगों को और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स प्रोवाइड करूंगी। तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सच में अच्छा और यूज़फुल लगे तो एक लाइक और एक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, साथ ही साथ जो क्वेश्चन होते हैं उनका रिप्लाई भी करती हूँ। तो आप लोग ज़रूर कमेंट किया करिए और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। मुझे बस आप लोगों का सपोर्ट ही चाहिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और बता देती हूँ, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और मेरी जो वीडियो है शाम को 6 बजे आती है, मंडे टू फ्राइडे आती है। और अब जो है, अब सैटरडे संडे भी मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूँ, क्योंकि काफ़ी ही एग्ज़ाम क्लोज आने वाला है, तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। लेकिन शाम को 6 बजे मंडे टू फ्राइडे मेरी हर वीडियो आती है, तो आप लोग शाम को एक्टिव रहा करिए। अब मैं आप लोगों को जो वीडियोस हैं उसको थोड़ा अच्छे फॉर्म में दे रही हूँ, ताकि प्रीमियर फॉर्म में दे रही हूँ कि आप लोग साथ ही साथ लिखते भी चले, वीडियो को पॉज कर ले, लिखते चले। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मैं आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी, तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा और बस अपनी प्रिपरेशन करते हुए चलिए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।